तो हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। ठीक है, आज हम सीखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है गॉस लॉ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, उसके बाद हम सीखेंगे गॉस लॉ। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखने से पहले एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर लेना चाहिए, व्हाट इज एरिया वेक्टर, है ना। व्हाट इज एरिया वेक्टर। अब देखो, एरिया जो होता है बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। एरिया जो होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका स्क्वायर प्लेट है, मान लो कोई स्क्वायर प्लेन है एक तरीके से कह लो। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेन है, इसका जो एरिया होगा ना, लेट्स से कि इसके हर एक साइड ए लेंथ का है। ठीक है बेटा, तो इसका जो एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। इट विल बी द एरिया वेक्टर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो ये इसका एरिया हो गया, और एरिया का अपना एक डायरेक्शन है विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो ये बात ध्यान रखना, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन कहां पे होती है, सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी तो हमने ये 2 डायमेंशनल सरफेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो 2D के लिए कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ऐसे मान लो कोई सर्कल है, इसका साइड वाला क्रॉस सेक्शन दिखा देता हूँ। सर्कल को हम साइड से देख रहे हैं, तो इसका r रेडियस है मान लो, तो ये भी तो इसका अपना एरिया होगा। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो और उसका डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, प्लेन से परपेंडिकुलर ये उसका डायरेक्शन हो गया। तो दिस विल बी द एरिया वेक्टर विच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया, इसका मतलब मैं वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी वेक्टर होना चाहिए, जबकि इधर मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिख रखा है। तो यहाँ पे मान लो हमको यूनिट वेक्टर एन कैप का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर है किस तरफ डायरेक्टेड है, प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एम आई क्लियर? ये केवल यूनिट वेक्टर है, इसका काम केवल डायरेक्शन देना होता है। ओके, ऐसे यहाँ पे भी देखो बेटा, मैंने एरो लगाया और ए स्क्वायर टाइम्स कोई एन कैप जहां प्लेन से परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है। क्या ये बात क्लियर होती है? ऐसे सिमिलरली मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि आप एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करो, तो एक्स वाई प्लेन क्या होगा बेटा? प्लेन ध्यान रखना, प्लेन का मतलब होता है सरफेस, और सरफेस का मतलब होता है एरिया। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जब भी वो प्लेन बोले, प्लेन का मतलब वो सरफेस की बात कर रहा है, और सरफेस से उसका मतलब होता है एरिया। ठीक है, मतलब 2D, 2 डायमेंशनल एरिया। ठीक है, 3D में तो वॉल्यूम आ जाता है। ओके बेटा, तो अब देखो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, तो जिसमें एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस भी होगा। तो ये जो प्लेन है ना बेटा, ये आपका क्या हो गया, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। क्या ये बात क्लियर है? और इस एक्स वाई प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, मतलब जो एरिया वेक्टर का नॉर्मल डायरेक्शन होता है, वो किधर होगा, ऐसे बाहर की तरफ। ये बात क्लियर है? तो इसका जो ये एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। एम आई क्लियर? अगर इसका मैं एरिया वेक्टर लिखना चाहूँ, मान लो इसकी लेंथ L है, इसकी ब्रेथ B है, तो एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू B। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब मुझे कोई यूनिट वेक्टर का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्शन लाने के लिए। अब ये क्योंकि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, तो देखो जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही तो उसका वेक्टर डायरेक्टेड है। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग बेटा जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं के कैप। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं के कैप। क्या ये बात क्लियर होती है? तो के कैप का मल्टीप्लाई कर दिया, के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो एरिया वेक्टर मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अच्छा ऐसे देखो बेटा, एक और प्लेन ले लो, मान लो मैं एक और एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। ये आपका क्लियर है? अब मैंने आपसे बात करी एक्स जेड प्लेन की, तो एक्स जेड प्लेन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स जेड प्लेन। क्या ये बात क्लियर होती है? जो केवल एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को इस्तेमाल करके बन रहा है, ये वाला प्लेन आपका क्या कहलाएगा, एक्स जेड प्लेन। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस तरफ डायरेक्टेड होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बेटा। ठीक है, तो ये इसका हो गया एरिया वेक्टर। अगेन यही मान लो, ये लेंथ L था, ये ब्रेथ B था, तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा L इंटू B टाइम्स। अब देखो, ये जो एरिया है ये किस तरफ डायरेक्टेड है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो इधर आ जाएगा जे कैप आपका। ठीक है, तो जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डायरेक्शन मिल गया, तो ये कंप्लीट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर होता है आप लोगों को बात? बस एक बात ध्यान रखना बेटा, 2 डायमेंशनल जब भी सरफेस हुआ करता है, तो 2 डायमेंशनल सरफेस में आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये भी ले सकते हो, या पीछे, इसके ठीक पीछे जो एक और है वो भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे ये सरफेस हो गया आपका,
तो या तो आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर भी ले सकते हो या उसको नीचे भी ले सकते हो, ये आपके मन के हिसाब का है, ठीक है बेटा। आप चाहे ऊपर डायरेक्शन मान सकते हो या नीचे भी डायरेक्शन मान सकते हो। व्हेन इट कम्स टू टू डायमेंशनल सर्फेसेस द डायरेक्शन कैन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन एनी डायरेक्शन, चाहे इस डायरेक्शन में मानो चाहे इस डायरेक्शन में मानो। क्या ये बात क्लियर होती है? चलो इतनी बात जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके। चलो नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूं। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम बात करें 3D के लिए। जब 3D सर्फेसेस हुआ करेगी तो उसमें हम एरिया वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये मान लो आपका कोई क्यूब है, ठीक है, 3D क्यूब है आपका कोई, हमें पता है स्क्वायर का 3D वर्जन क्यूब कहलाता है। या ये मान लो कोई आपका स्फेयर है, ठीक है, सर्कल का 3D वर्जन स्फेयर कहलाता है। या मान लो ये कोई सिलेंडर है आपके पास, ठीक है बेटा। तो तीनों ही केस में अब देखो ये इसके भी अपना एक फेस है, देखो ये 6 फेस होते हैं। 6 फेस मतलब 6 एरिया होता है, एक तो एरिया 4 वॉल्स और एक टॉप और बॉटम, इसके 6 फेस हो गए कि नहीं, तो मतलब 6 इंडिविजुअल एरिया हो गया। इसका तो बेटा स्फीयर का एक ही कंटिन्यूस एरिया होता है ना, इसमें अलग अलग फेस तो होते ही नहीं, एक ही फेस है इसका। ऐसे सिलेंडर के बेटा देखो एक ऊपर एरिया है, एक नीचे एरिया है, टॉप और बॉटम का फ्लैट सरफेस, और एक इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है। इस पे 3 एरिया होता है। क्या ये बात क्लियर है? तो ऐसे ही बेटा अगर मान लो इसके एरिया का छोटा सा हिस्सा मालूम है, यहाँ पे बताओ एरिया वेक्टर आपका किस तरफ डायरेक्टेड होगा, या हिस्सा मानो या ना मानो, पूरा का पूरा जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह से बाहर डायरेक्टेड होता है हमेशा, ठीक है। जैसे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो प्लेन है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके से बाहर डायरेक्टेड होगा। ऐसे नीचे वाला जो प्लेन है, नीचे वाला, उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके से बाहर डायरेक्टेड होगा, ठीक है। और इधर का भी एरिया वेक्टर इस तरीके से बाहर डायरेक्टेड होगा। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है। अच्छा, जो 3D सरफेस के लिए है ना, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल कंसीडर करते हैं, ये बात ध्यान रखना। 3D सरफेस के लिए हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अंदर भी मान ले कि ये डायरेक्शन हम या तो प्लेन के इधर मान ले या तो इस तरफ मान ले, नहीं, ये रॉन्ग होगा बेटा। 3D सरफेस के लिए हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। जबकि पीछे मैंने आपको 2D सरफेस के लिए बताया था बेटा कि अगर 2 डायमेंशनल सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर आप या तो इधर मान सकते हो या प्लेन के नीचे मान सकते हो, कहीं पे भी मान सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है, प्लेन के एक ही तरफ मानना, और वो भी कौन सा, आउटवर्ड नॉर्मल लेना हमेशा। क्या ये बात क्लियर होती है? ऐसे देखो इसमें जो स्फीयर होगा किसी भी एरिया में, इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, इधर इस तरफ होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इधर इस तरफ होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इधर इस तरफ होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलॉन्ग द रेडियस, मतलब सेंटर से जो रेडियस के अलॉन्ग बाहर आएगा नॉर्मल 90 डिग्री में सरफेस के साथ, ये होगा आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और देखो अगेन ये भी क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल। ऐसी बेटा इसका भी देखो ऊपर का जो टॉप सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा बाहर की तरफ, इसका भी एरिया वेक्टर इस तरफ होगा बाहर की तरफ, आउटवर्ड होना चाहिए बेटा, हमेशा सरफेस से बाहर निकलते हुए होना चाहिए ना। और ऐसे इस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर भी क्या होगा, बाहर की तरफ। क्या ये बात क्लियर है? तो 3D सरफेसेस के लिए हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन होता है आउटवर्ड नॉर्मल, सरफेस के साथ हमेशा बाहर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल होगा। क्या ये बात क्लियर होती है? इतनी चीज नोट कर लो आप जल्दी से। तो अब प्यारे बच्चों, एरिया वेक्टर का कंसेप्ट समझ लिया है ना, उसको 2D और 3D में अप्लाई करके भी देख लिया। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सीखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे आपने पहले भी पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ के आए हो आप लोग, है ना। जैसे मान लो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स बना दिया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। तो ये है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो, अब इमेजिन करो मैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर एक सरफेस प्लेस कर देता हूँ, 2 डायमेंशनल सरफेस, ठीक है। एक ऐसे करके मैंने एक 2 डायमेंशनल सरफेस प्लेस कर दिया। तो अब देखो ये सरफेस जो है इस फील्ड लाइन के साथ ऐसे परपेंडिकुलर प्लेस्ड है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो अब ये जो इसके क्रॉस सेक्शन में से ये बहुत सारे फील्ड लाइंस पास हो रहे होंगे ऐसे परपेंडिकुलरली, है ना, पास हो रहे होंगे कि नहीं, बहुत सारे ऐसे परपेंडिकुलरली फील्ड लाइंस पास हो रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally through a given surface is called flux, ठीक है। इसी को हम फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी गिवन सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है,
वो उसका टोटल क्वांटिटी कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बात क्लियर है। अच्छा इमेजिन करो, अब अगर मैं इसको थोड़ा टेढ़े एंगल पे प्लेस करूँ, मतलब मैं इसको सीधा इसके साथ परपेंडिकुलर प्लेस ना करके किसी एंगल पे प्लेस कर दूँ, इस तरीके से इमेजिन करो, ठीक है, ऐसे प्लेस कर दिया, इसके साथ किसी एंगल पे प्लेस कर दिया। और बेटा ये आप साइड का क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, है ना, जैसे हम ये हमारा मान लो कोई प्लेन है, ये हमारा पूरा प्लेन है जिसमें हम लिखते हैं, लेकिन ये मैं साइड का क्रॉस सेक्शन देख पा रहा हूँ जो फील्ड लाइंस के साथ ऐसे, फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है और ये हम प्लेन का साइड व्यू देख रहे हैं। तो देखो प्लेन जो है ना हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन, उसके साथ फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलरली जा रही है, ठीक है, ओके। अब देखो तो ये आपका प्लेन है जो फील्ड लाइंस के साथ ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खड़ा है। अब मैंने इसको क्या करा, किसी ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो है बट ये किसी एंगल पे है। एंगल पे मेरा कहने का ये मतलब है, मैं एंगल कहाँ से मेजर करता हूँ, इसका एरिया वेक्टर। देखो बेटा ये जो पूरे प्लेन का एरिया है उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा कि नहीं, मैं उसको लिख देता हूँ ए वेक्टर। और ये तो आपका फील्ड है बेटा, है ना, ये क्या आपका फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है दोनों, है ना। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका एरिया वेक्टर इस तरफ डायरेक्टेड होगा, ये है आपका एरिया वेक्टर। और देखो फील्ड जो है बेटा वो इस तरफ डायरेक्टेड है, तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में देखो कोई एंगल आ गया इस केस में, है ना। बस सीधी सीधी बात यह है कि एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में अब कुछ एंगल है। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में थे, अगर प्लेन को ऐसे परपेंडिकुलर रखूँ तो एरिया वेक्टर इस तरफ डायरेक्टेड होता है और फील्ड भी इसी तरफ डायरेक्टेड थी। ये बात क्लियर है। या यहाँ पे बोलूँ कि एंगल क्या था, यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल आ चुका है। तो अब देखो, अब आप भले बात ही समझते हो कि जब मैं प्लेन को अगर ऐसे टेढ़ा कर दूँ तो बेटा उसका जो प्रोजेक्शन होता है ना वो बहुत कम आता है। देखो आप इधर सुनो, देखो मान लो ये डस्टर है, अभी इसके लिए इसकी जो थिकनेस है बिल्कुल नेग्लिजिबल मान के चलो, तो आपको ये बिल्कुल 2 डायमेंशनल प्लेन दिखेगा, ठीक है। मान लो एक पन्ने का एक हिस्सा है, बस इसकी अभी चौड़ाई को अवॉइड करो। तो देखो ये मान लो ये फील्ड लाइन्स यहाँ से यहाँ जा रही है और ये फील्ड लाइन्स के रास्ते में आ रही है, ठीक है बेटा। अब अगर बेटा देखो ये मैं परपेंडिकुलर रखूँ तो देखो बहुत सारी फील्ड लाइन्स यहाँ हर जगह तीर की तरह एंटर करेगी इसमें ना, जैसे भाले से निकला हुआ तीर है, सब इसके अंदर से भेदते हुए जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने नंबर ऑफ तीर इसमें से पास होंगी वो सारे क्या कहलाएगा, आपका कलेक्टिवली फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको टेढ़ा करने लगूँ बेटा इस तरीके से, तो आप भी समझदार हो, देखो आप सामने से देखो इसको, अगर ऐसे फ्लैट देख रहे हो तो ये पूरा सरफेस दिख रहा है, लेकिन बेटा अगर इसको टेढ़ा कर दूँ ना तो देखो इफेक्टिव बहुत थोड़ा सा एरिया दिख रहा होगा। अब जो यहाँ से फील्ड लाइन्स पास हो रही हो ना, जो उसके साथ परपेंडिकुलरली पहले पास हो रही थी, तो पहले तो बहुत सारे फील्ड लाइन्स पास हो सकते थे यहाँ से, लेकिन जैसे ये टेढ़ा हो गया तो अब देखो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन इतना सा बच गया, है ना, बहुत ही थिकनेस। और आपको पता है अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो बिल्कुल फील्ड लाइन्स के साथ पैरेलल हो जाएगी सरफेस के साथ, है ना, जबकि इसको परपेंडिकुलर होना था। तो जैसे ही मैं सरफेस को किसी एंगल पे रखता हूँ ना, तो अब इफेक्टिवली बहुत ही कम फील्ड लाइन्स इसके साथ पास हो पाती है। तो एक बात तो क्लियर है कि यदि आप सरफेस को किसी एंगल के साथ रखोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, डायरेक्शन जो एंगल बना रहा है, अगर किसी एंगल पे रखोगे अदर देन 0 डिग्री, तो ऐसे में फ्लक्स कम पास होगा, कम फील्ड लाइंस उस सरफेस में से पास होंगी। तो फ्लक्स की वैल्यू इस पे भी डिपेंड करती है कि वो किस एंगल पे रखा गया है, ठीक है। और एंगल हम किसके बीच में मेजर कर रहे हैं, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ये। साथ ही साथ ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटा दोगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घट जाएंगी बेटा, तब भी फ्लक्स घट जाएगा। या एरिया का साइज आप छोटा कर दो तो छोटे एरिया में से तो बहुत कम फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी ना, तो एरिया के भी घटाने से या बढ़ाने से फील्ड फ्लक्स में चेंज आता है। तो ओवरऑल बेटा जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स को सबसे पहली बात बेटा फाई सिंबल से दिखाते हैं। ये जो फाई है ये सिंबल होता है फ्लक्स का, और इसको हम ऐसे न्यूमेरिकली डिफाइन करते हैं। इसका जो एक्सप्रेशन है वो है ई डॉट ए, ठीक है, ई डॉट ए, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है बेटा। और ऐसे में देखो अगर इसका मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन रखूँ, हमें पता है ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा। देखो इसके मैग्नीट्यूड में सारे के सारे एक्सप्रेशन आ रहे हैं कि नहीं। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी काउंट में ले लिया, एरिया बढ़ाने घटाने से भी देखो फ्लक्स आपका चेंज होता है, तो एरिया का भी इसने काउंट में ले लिया, और देखो यहाँ पे थीटा भी काउंट में आ रहा है, ठीक है ना, कि एंगल आप चेंज ज़्यादा करोगे कम ज़्यादा करोगे तो उसमें भी देखो फ्लक्स चेंज होता है। मतलब ये तीनों पे डिपेंड करता है। क्या ये बात क्लियर है? ओके। अच्छा अब देखो फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या ये बात क्लियर होती है? फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। फ्लक्स आपका क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी। तो ठीक है बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना। वैसे भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से हमेशा रिजल्ट एक स्केलर ही आता है। अच्छा देखो फ्लक्स का है ना एक और फॉर्मेट है लिखने का,
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये पूरे किसी गिवन सरफेस में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। लेकिन अगर इसका छोटा सा एरिया कंसिडर करें, कई बार क्या होता है थोड़ा वेरिएबल का कंसेप्ट आ जाता है, और हमें आपको फिजिक्स में अब तक ये अंदाज़ा तो पड़ गया होगा, जहाँ पे भी चीज़ें वेरिएबल होती है या मान लो नॉन यूनिफॉर्म होती है तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन वाला अप्रोच लगाते हैं, और जहाँ पे चीज़ें यूनिफॉर्म होती है वहाँ पे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर कोई चीज़ वेरिएबल है, एरिया वेरिएबल है, फील्ड वेरिएबल है, कुछ भी वेरिएबल है, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं और उसमें से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई स्ट्रेंथ का पास हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो एरिया है वो बहुत छोटा सा है, इसको मैं मान लेता हूँ डी ए, इस एरिया को मैं मान लेता हूँ डी ए। ठीक है, इतनी बात। तो अब देखो यहाँ से जो छोटा सा फ्लक्स आएगा उसको भी मैं डी फाई बताऊँगा, छोटा सा फ्लक्स जो होगा वो होगा डी फाई। तो डी फाई जो होगा ई डी ए कॉस थीटा होगा कि नहीं। अभी फिलहाल के लिए मैं चलो डी थीटा यहाँ पे 0 मान लेता हूँ क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो ई डी ए, या फिर ऐसे कह लेता हूँ, चलो जनरल ले लेता हूँ, ई डॉट डी ए, यही तो जनरल फॉर्म है बेटा। ठीक है, वो अलग बात है, बाद में कॉस 0 होगा तो सिंपल ई ए होगा, है ना। तो मैंने मोस्ट जनरल फॉर्म ले लिया कि थीटा इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। बस एरिया जो है वो छोटा है बेटा। कितनी भी ये अगर फील्ड लाइंस कम ज़्यादा, देखो मैं मानता हूँ कि यहाँ से फील्ड लाइंस कम निकलेंगी तो मैं ई को भी तो डी ई लिख सकता था। आपको शायद ये कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो कम पास होंगी। बेटा मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लिख रहा हूँ कि कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो चाहे यहाँ से गुजरो या यहाँ से गुजरे या यहाँ से गुजरे, कहीं से भी गुजरे, आप कहीं पे भी जाके फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करोगे वो बराबर आएगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड है ना। तो ई में डी ई कभी नहीं आएगा बेटा। ई तो एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं से भी पास हो रहा हो वो उसकी स्ट्रेंथ एक ही है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, फ्लक्स वेरिएबल होगा, फ्लक्स बहुत छोटा होगा क्योंकि बहुत ही कम फील्ड लाइंस पास हो पाएंगे इस एरिया में से, तो उसी में डी फाई आएगा बेटा। ये बात ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत करना कि ई में भी डी ई आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो यूनिफॉर्म है और फिक्स है ये वाला। अब देखो, अब मैंने क्या करा, मैं टोटल फ्लक्स पता करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ से तो टोटल फ्लक्स का फाई मिल गया, और यहाँ पे बेटा जब तक ई आपको एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या एरिया पता नहीं होगा तब तक आगे इंटीग्रेशन को अप्रोच नहीं कर सकते हो। तो इसको हम इसी फॉर्म में रखेंगे, ई डॉट डी ए। ये सवाल में काम आया करेगा बेटा डेरिवेशन के टाइम में। ठीक, तो ये फ्लक्स का एक और फॉर्मेट है आपके पास। फॉर्मूला ये भी है बेटा और फॉर्मूला ये भी है। ये कब काम आएगा? जब फील्ड वगैरह यूनिफॉर्म होगी आपकी, है ना। और ये कब काम आएगा? जब वेरिएबल फील्ड हो या वेरिएबल फ्लक्स हो, है ना। ऐसे केस में इंटीग्रेशन वाला अप्रोच काम आएगा। दोनों सेम चीज़ है बेटा। ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हर जगह काम आता है, ये केवल यूनिफॉर्म की जगह काम आएगा, है ना। ऑब्वियस ही बात है, देखो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म था तो आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो, और फिर डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कैपिटल ए। तो यही वाला फॉर्मेट तो आ गया, है ना। तो अगर फील्ड ऐसे में वेरिएबल ना हो, यूनिफॉर्म हो, तो यही वाला फॉर्म बन जाएगा। तो दोनों फॉर्मूला एक ही है, इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। बस इस्तेमाल हम अलग अलग जगह करते हैं नीड के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसके आपको दोनों फॉर्मेट ध्यान रखना है। क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा, एक और चीज़ देख लो बेटा, यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि ई बढ़ाएंगे, जैसे मान लो मैंने क्या करा, मैं आपको तीनों का इंडिविजुअल असर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ई के बदलने से कैसे असर पड़ता है, एरिया के बदलने से कैसे असर पड़ता है, और थीटा के बदलने से कैसे असर पड़ता है। अब देखो डायरेक्ट, देखो मान लो ये आपका एक सरफेस है, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या करा, इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है वहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो इसमें से कुछ फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, वही इसका फ्लक्स कहलाता है ना। अच्छा, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है। और ये इससे तो स्ट्रॉन्ग है, आपको दिख रहा है ना, बहुत सारी फील्ड लाइंस है। फील्ड लाइंस की डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो कंपैरेटिव दूसरे फील्ड से जिसकी डेंसिटी कम है उससे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड को दर्शाती है ना। तो अब मैंने इसमें सेम प्लेट को रख दिया, 2 डायमेंशनल प्लेन को, है ना, इस तरीके से। तो अब आप बच्चे समझदार हो, अब आप बताओ किस केस में उसमें से जो फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा क्रॉस कर रही होंगी इसमें से। ऑब्वियस ही बात है, सेकंड केस में, है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी सेम एरिया में से। तो आपने एक चीज़ देखा, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएंगे, और ऐसे केस में फ्लक्स भी बढ़ जाता है। क्या ये बात क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ जाता है, एंड अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड घटाने से फ्लक्स घट जाएगा। तो ये तो मैंने इसका असर दिखाया आपको। अब एरिया का असर दिखाता हूँ। तो देखो, एरिया का जब मैं असर दिखाऊंगा तो मैं फील्ड कांस्टेंट रखूंगा, है ना। एक टाइम पे एक ही चीज़ को वेरी करते हैं हम, तो फील्ड को मैंने कांस्टेंट रख रखा है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, मान लो 5 लाइन बना दी, और ऐसे ही 1 2 3 4 5 लाइन बना दी। तो दोनों यूनिफॉर्म फील्ड और दोनों सेम स्ट्रेंथ के फील्ड है।
इसमें फील्ड में कोई भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक बार तो रख दिया छोटा सा प्लेट, है ना, और एक बार रख दिया बड़ा सा प्लेट। अब बताओ, और मान लो 2-4 और लाइन बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है। मैंने क्या करा बेटा, 2-4 और लाइन बढ़ा दिया। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे एरिया छोटा है तो इसमें से कम फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये तो साफ दिख रहा है, और एरिया बड़ा कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो अगेन क्लियर दिख रहा है कि एरिया यदि आप बढ़ा दोगे तो फ्लक्स भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है। एंड अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, इसके घटाने से ये घट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थीटा वाला और फैक्टर बता देता हूँ मैं आपको, ये फर्स्ट, ये सेकेंड केस, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको किसका फैक्टर बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर है, और यहाँ पे मैंने एरिया का फैक्टर बताया, है ना बेटा। अब देखो मैं थीटा वाला फैक्टर बताता हूँ, थीटा के फैक्टर से कैसे चेंज होता है ये। देखो, अब आपने क्या करा, मान लो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब होगा क्या ऐसे में, मान लो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, लेट सपोज कि वो एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितने का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, ई ए कॉस 60, क्योंकि जो इनके बीच का एंगल आता है उसका कॉस थीटा भी होता है। अब कॉस 60 होता है 1/2, है ना। तो आप देखो ये सीधा सीधा EA/2 हो गया कि नहीं, मतलब सीधा जो मैक्सिमम फ्लक्स बन सकता था उसका ठीक आधा मिल रहा है वो आपको। तो आपने देखा कि अगर एंगल अदर देन 0 डिग्री हो, क्योंकि बेटा कॉस 0 ही मैक्सिमम 1 देता है, +1 देता है ना, तो कॉस 0 पे ही मैक्सिमम वैल्यू देता है, 0 से किसी भी ग्रेटर एंगल पे वो कम वैल्यू देता है, और उस कम वैल्यू का जो कि फ्रैक्शन में होता है, जो कि 1 से कम होता है, उस कम वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा इस पूरे को छोटा कर देगा वैल्यू को, है ना। तो अदर देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री किसी भी एंगल के लिए फ्लक्स हमेशा कम मिलेगा। तो आपने देखा ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो मैंने आपको तीनों की क्लियरिटी दे दी, कैसे ई ए या थीटा चेंज करोगे तो तीनों केस में फ्लक्स चेंज होता है। आई नो थोड़ा हौच पौच हो गया है, आप लोग अपने हिसाब से इसको नोट्स उतार लो, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो और नोट्स बना लो इसके। चलो नोट कर लिया होगा, अब मैं मिटा देता हूँ। अब देखो बेटा, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, सभी लोगों को ट्राई करना है। देखो, ये मान लो आपका एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। स्क्वायर प्लेट क्यों, सर्कुलर प्लेट भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, बस आपका एक लैमिना होना चाहिए 2 डायमेंशनल। तो एक प्लेट है, अब इसमें से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है। तो मैं 3 केस दे देता हूँ, ये फर्स्ट केस है, क्वेश्चन है बेटा, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये दूसरा केस है, ये मान लो मैंने इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, और ये फील्ड लाइंस पास हो रही है, और ये इसका एरिया वेक्टर है। ऑब्वियस सी बात है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी ये एरिया वेक्टर हुआ है इधर, है ना, प्लेन से परपेंडिकुलर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन लगी हुई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा आपका मान लो एक आपका इस तरीके से 2D प्लेन रखा हुआ है, ठीक है। एरिया वेक्टर तो इसका ऑफकोर्स ऊपर ही होगा, प्लेन से परपेंडिकुलर। और मान लो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से लगी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस गिवन प्लेन के साथ, मतलब ये जो प्लेन है उस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। मान लो गिवन प्लेन के साथ इसने एंगल कितना बना रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको इस तीनों केस में फ्लक्स कैलकुलेट करके बताना है, इन तीनों केस में, फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में और थर्ड केस में। चलो मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप अपने आप से एक बार ट्राई करो, स्क्रीन को पॉज करके, फिर उसके बाद आप आंसर देखना सॉल्यूशन को, ठीक है। चलो अब मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, पता नहीं कितने ईमानदार बच्चे हैं आजकल के, स्क्रीन को पॉज किया भी होगा या नहीं, अब देखते चलो। देखो यहाँ पे बेटा फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे तो मैंने ई को ई बता रखा है, ए को ए बता रखा, अलग से कोई डिफरेंट वैल्यू तो दे नहीं रखा है। तो ई ए और कॉस थीटा जो है वो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कॉस 0 डिग्री। एक तरीके से ये एंगल के वेरिएंस के ऊपर ये सवाल है, ठीक है ना। यहाँ पे केवल तीनों केस में थीटा चेंज हो रहा है, ई और ए आपका बराबर लगा हुआ है सेम, ठीक है। ई और ए को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो देखो ई ए कॉस 0 डिग्री आएगा यहाँ पे, और कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू बन रही है ई ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्लक्स क्या बन रहा है, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा तो बन ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, तो वो ले लिया। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स है आपका गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड और गिवन एरिया के लिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस में देखो फ्लक्स कैलकुलेट करो, इसको φ1 नाम दे देता हूँ, इसको φ2 नाम दे देता हूँ। इस केस में देखो ई ए कॉस, अब देखो कॉस कितना आएगा, 90 डिग्री। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर प्लेन से परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 हमें पता क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में फ्लक्स 0 हो गया,
मतलब देयर इज़ नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स। अब आप ये देखो, ऐसे इमेजिन करो बेटा, जैसे धनुष से तीर निकला है, ठीक है, अब ये तीर निकलेगा तो अब ये ज़मीन पे ऑलरेडी एक प्लेन लेटा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर से ऐसे सीधा ही तो निकल जाएगा, उसमें कंट्रीब्यूशन तो देगा नहीं, जब तक उसको भेदेगा नहीं, इस तरीके से परपेंडिकुलर उसमें एंटर नहीं करेगा, तब तक फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन थोड़ी ना आएगा, ये इसके ऊपर ऊपर से निकल जाता है सीधा, ठीक है बेटा। जब ये इसके सरफेस को भेद के जाएगा ना, उसी को हम कहते हैं फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन आया है ना। इस केस में फ्लक्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आता है। अब इस केस में देख लेते हैं, अब मैंने इसमें क्या है, कोई भी जनरल एंगल दे रखा है मैंने नॉर्मली, अदर देन थे 0 एंड 90 डिग्री, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा इसमें, फ्लक्स वही अगेन थर्ड केस में ई ए कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब कुछ बच्चे तो कह रहे होंगे अपने अपने धुन में कि हाँ सही है सर, लेकिन आप ये चीज़ देखो, यहाँ पे 30 डिग्री नहीं आएगा एंगल। ये जो एंगल मैंने दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन के साथ दे रखा है, जबकि ये जो थीटा होता है, ये जो थीटा या ये एंगल आता है वो किसके बीच में होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, है ना। तो बेटा देखो, एरिया वेक्टर ये रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। एरिया वेक्टर और प्लेन के बीच में तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना, तो 90 में से 30 माइनस करो, ये प्लेन के साथ दिया हुआ है, प्लेन के साथ ये एंगल दिया हुआ है, हमें प्लेन के साथ नहीं चाहिए, हमें एरिया वेक्टर के साथ चाहिए। तो 90 में से 30 माइनस करो तो ये वाला एंगल 60 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका cos 60 डिग्री, ठीक है। तो ये बन गया आपका EA/2, cos 60 आपका 1/2 होता है, ओके। तो फ्लक्स आ गया यहाँ पे EA/2। क्या ये बात क्लियर होती है? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, स्क्रीन को पॉज करके। अच्छा चलो, यहाँ तक हो गया है ना, अब बैठा देता हूँ। चलो बेटा, अब देखो एक बहुत ही अच्छा सा सवाल करते हैं, है ना। देखो अभी तक जितने सवाल करे थे वो 2D सरफेसेस पे किए थे हमने सॉल्व। अब जो है आपके पास 3D ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है बेटा। ये मान लो कोई क्यूबॉइड है, ओके, ये आपका कोई क्यूबॉइड है, ठीक है। ये मान लेता हूँ यहाँ से ये एक्स एक्सिस है आपका, ये मान लेता हूँ आपका वाई एक्सिस है, और ये यहाँ से मैंने जेड एक्सिस एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। आपका एक क्यूबॉइड रखा हुआ है और आपको बोल दिया कि यहाँ से जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ से एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है यूनिफॉर्म, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है तो हर सरफेस पे फील्ड लाइंस का कंट्रीब्यूशन तो आएगा ही, है ना। तो आपसे ये पूछ लिया गया कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, है ना। और आपसे एक और चीज पूछ लिया गया, ऑल्सो फाइंड द टोटल फ्लक्स, है ना, थ्रू द क्यूब, मतलब इसमें से टोटल फ्लक्स भी पता करो। तो आपसे इनडायरेक्टली अगर मान लो मैं, देखो ये फ्रंट जो सरफेस है इसको 1 मान लेता हूँ, है ना। पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स कंसीडर कर रहा हूँ, जो चारों वॉल है, छत और बॉटम को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये दूसरा सरफेस हो गया, ये पीछे वाला तीसरा सरफेस हो गया, ये इधर वाला चौथा सरफेस हो गया। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कवर हो गए। और मान लो नीचे वाले को, इसको मैं 5 बोल देता हूँ और ऊपर वाले को 6 बोल देता हूँ। अंदर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो छत वाले को मैंने नीचे लिखा है, सॉरी बॉटम वाले को मैंने नीचे लिखा है, छत वाले को उससे भी ऊपर लिखा है, आप समझ जाना। और यहाँ पे 4 वॉल्स है, ओके बेटा। तो आपसे उसने इनडायरेक्टली 5.1, 5.2, 5.3 अप टू 5.6 पूछ लिया उसने, कि मतलब हर एक फेस के थ्रू 1 2 3 4 5 6 6 फेस है ना क्यूब के, तो हर एक फेस के थ्रू फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बताइए और ऑल्सो टोटल फ्लक्स बताइए कि पूरे क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना बन रहा है वो भी हमें बताइए, ओके। तो ये पूछा गया आपसे सवाल। तो सबसे पहले देखो मैं मान लो 1 से सॉल्व करता हूँ, एक के लिए बता रहा हूँ, बाकी सबके लिए देखो सेम आएगा। मेरी बात को समझना जरा ध्यान से, देखो इधर देखो जब मैं पहला सरफेस देखूँ तो इसका जो नॉर्मल है क्या वो ऐसे आउटवर्ड होगा कि नहीं। हमें पता है जितने भी 3D ऑब्जेक्ट या कह लो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ऐसे इसका नॉर्मल किधर होगा, ऐसे बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर, है ना। ऐसे इसका भी एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, इस वाले सरफेस का भी एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, और ये जो पीछे वाला सरफेस है ठीक उसका भी ऐसे ही बाहर की तरफ एरिया वेक्टर होगा कि नहीं। तो सबका एरिया वेक्टर इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रहा है ना, रेस की तरह। क्या ये बात क्लियर होती है? तो आप देखो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही तरफ डायरेक्टेड है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग,
इसका एरिया वेक्टर आप अगर गौर से देखो तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा कि नहीं। तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो पहले सरफेस के लिए अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूँ φ1, तो वो सीधा सीधा ई ए कॉस 90 बन जाएगा। और आपको पता है cos 90 होते ही उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे तो फ्लक्स आ गया क्या, 0। ऐसे ही सिमिलरली बेटा बाकी के लिए जो देखो किसके लिए 90 बन रहा है, ऐसे ही फ्लक्स 3 के लिए भी बन रहा है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप समझदार बच्चे हो, आप लोग समझ जाओगे। थर्ड के लिए भी ये 0 ही बनेगा, मैंने इक्वल टू φ3 भी लिख दिया, क्योंकि देखो उसके लिए भी यही है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड है जो कि देखो z से पीछे की तरफ, मतलब नेगेटिव z एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड है, और फील्ड तो हमेशा x एक्सिस के अलॉन्ग ही डायरेक्टेड है। तो ऐसे केस में फिर से 90 डिग्री का एंगल बनेगा, फ्लक्स 3 भी 0 आएगा। अच्छा, साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखो, ये जो ऊपर वाला छत है ना बेटा, उसका एरिया वेक्टर भी तो ऐसे ठीक ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि y एक्सिस के अलॉन्ग है, और लेकिन फील्ड वही x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो x और y भी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो बेटा ये अगेन 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं, फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो ऐसे ही बेटा ऊपर φ6 और नीचे एक और आएगा φ5। देखो φ5 के लिए भी यही है, आउटवर्ड नॉर्मल ये होगा और फील्ड इधर है, तो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, φ5 भी ऐसे ही 0 बन जाएगा। सबके लिए सेम रीज़न, क्योंकि cos 90 बन रहा है। क्या ये बात क्लियर है? तो φ1 φ3 φ6 φ5 तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया ना। अब बचा क्या हमारे पास बचा 2 और 4। तो इसके लिए देखो बेटा, अब φ2 कैलकुलेट करते हैं। φ2 के लिए देखो E और A सेम डायरेक्शन में बेटा, तो ई ए कॉस 0 हो गया, सेम डायरेक्शन में तो एंगल 0 बनेगा, तो इसके लिए तो ई ए आया आंसर। क्या ये बात क्लियर है? और ऐसे सिमिलरली बेटा आप क्या देखो, φ4 मतलब 4 सरफेस के थ्रू, तो देखो इसका एरिया वेक्टर इधर, लेकिन आप ये मानते हो इधर जो है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो मैं इसको कह सकता हूँ नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जबकि फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो बेटा अगर फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो बताना दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 180 डिग्री का। क्लियर है? तो इसका आ जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री, और बेटा कॉस 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है, तो इसका आ गया माइनस का ई ए। क्या ये बात क्लियर है? तो φ4 आ गया माइनस का ई ए और φ2 आ गया प्लस का ई ए। ठीक है, अब लास्ट आंसर आपसे ये भी पूछा था टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स के लिए मैं आपको बता दूं, जब आप फाई टोटल करोगे, फाई टोटल अलग से तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं को ऐड कर दो, सारे सरफेस का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो आप ये इसको सिंपली क्या करोगे, φ1 + φ2 + φ3 अप टू सो ऑन, है ना। तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि जगह कम है, सिग्मा फाई से भी आप समझ जाओगे कि मैं सबके समेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो सबको जब मैं ऐड करूँगा बेटा, समझना ज़रा, φ1 φ3 φ6 φ5 ये तो 0 है, वो तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। एक यहाँ से प्लस का ई ए बन रहा है, एक यहाँ से माइनस का ई ए बन रहा है, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, 0। ये बात समझ में आती है? बाकी सरफेसेस के थ्रू कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, और एक सरफेस के थ्रू पॉजिटिव फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है, तो अगले सरफेस के थ्रू नेगेटिव फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल टोटलिटी इस क्यूब के थ्रू जो टोटल फ्लक्स है वो क्या है बेटा, 0। ये बात क्लियर होती है? इसको नोट कर लो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके। चलो अब एक और बढ़िया सवाल करते हैं ना, इसी जैसा करेंगे, सेम यही सवाल रखेंगे लगभग ऐसा, बस इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा वेरिएबल नेचर का बना देंगे, है ना। तो अब देखते जरा वो वाला सवाल भी कैसे होगा हमारे पास। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये है आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगेन एक क्यूब रखा हुआ है, ओरिजिन पे प्लेस नहीं है, ओरिजिन से थोड़ा दूर रखा हुआ है। ठीक है, अगेन ये क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, ये एक थ्री डायमेंशनल क्यूब रखा हुआ है। ओके चलो अब देखते हैं। अगेन यही, इसको फर्स्ट सरफेस मान लिया, इसको सेकंड, पीछे वाले को थर्ड, इसको फोर्थ मान लिया है ना, ऊपर वाले को 5 मान लेते, नीचे वाले को 6 मान लेते, 6 फेज होते हैं इसके। इस केस में क्या बताया हुआ है कि इस डायरेक्शन में अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E0xi कैप इस तरीके से दिया हुआ है। अरे ऑब्वियस ही बात है, ये इसका मैग्नीट्यूड है जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ओरिजिन से अब जितना दूर जाओगे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है। एक्स की वैल्यू मान लो 1 हो गई तो 1 टाइम्स E0, मान लो 2 हो गई तो 2 टाइम्स E0, तो E0 के मल्टीपल में फील्ड बढ़े जा रही है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर ट्रेवल करे तो।
और सिंपल ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, है ना। और वेक्टर क्वांटिटी तो ये मैग्नीट्यूड है और एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। तो इससे भी हमें अगर वो सवाल में भी ना बताए ना कि एक्स एक्सिस के अलोंग आपका फील्ड डायरेक्टेड है, आपको ये आई कैप देख के पता चल जाएगा कि फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, इसमें एक बेटा आपको ये और दिया हुआ है कि यहाँ पे x की वैल्यू a के बराबर है, मतलब जो पहला फेज़ है वो ओरिजिन से x इक्वल टू a डिस्टेंस पे है, और जो इसका आपका आखिरी फेज़ है, ये वाला जो लास्ट वाला इधर वाला फेज़ बन रहा है, वो आपका x इक्वल्स टू 2a पे है। ठीक है, तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इसका जो क्यूब का हर एक साइड है वो a लेंथ का है, क्योंकि देखो पहला फेज़ 1 है और दूसरा फेज़ 2a के, है ना। तो 2a और a में से डिफरेंस कितने का, a का है, तो इसका साइड आ गया a का। क्लियर है? तो a यूनिट्स इसकी साइड है। तो आपका सवाल पुराना वाला ही है, 5(1), 5(2) अप टू 5(6) कैलकुलेट करो और 5 टोटल कैलकुलेट करो इस गिवन कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो अगेन देखो 5(1), सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ पे 5(1) और जो 5(3) है ना, 5(1) ये फ्रंट फेस और ये उसके ठीक पीछे वाला फेस, इस पर भी 90 डिग्री होगा, और ऊपर और नीचे 5(5) और 5(6), इसका आंसर तो डायरेक्ट 0 होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना रीजनिंग दे देना, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है। क्या ये बात क्लियर है? तो हमारे पास अब रह गया मुद्दा केवल 5(2) निकालने का और एक है 5(4) निकालने का। क्लियर है? तो फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस ये क्या हो जाएगा, EA cos थीटा होता है कि नहीं। अच्छा, E इस सरफेस में बेटा E की वैल्यू क्या बनेगी, इस सरफेस में E की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, ये कितने दूरी पे, ओरिजिन से ये x इक्वल टू 2a की दूरी में है ना, तो इस पॉइंट पे x क्या होगा आपका 2a, तो E की वैल्यू जो होगी वो 2 टाइम्स E0 a, मैंने अरेंज करके लिख दिया 2a को आगे किसका आगे, है ना, तो 2 टाइम्स E0 a पूरी E की वैल्यू हो गई, है ना बेटा, यहाँ पे पुट करने से यही मिलेगा आपको। अच्छा, और एरिया हो गया आपका a² बेटा, एरिया a²। यहाँ पे एरिया वगैरह तो कुछ गिवन नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ से हम लॉजिकली देख पा रहे हैं कि अगर दूसरा फेस 2a डिस्टेंस पे, पहला फेस a डिस्टेंस पे, तो दोनों फेस के बीच में ये जो एज है इसकी लेंथ कितनी होगी, a होगी। ठीक है ना, तो इसको लिख दिया a²। और बेटा कॉस थीटा की जगह क्या आएगा बताओ ज़रा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसा आउटवर्ड होगा कि नहीं, और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा 0 बनेगा, तो कॉस 0 डिग्री, जो कि आपको पता है 1 होता है ना। तो इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू आई 2E0 a³। क्या ये बात क्लियर है? तो ये 5(2) की वैल्यू बनी, है ना, कितना सिंपल है। अब देखो 5(4), ठीक है, अब देखो 5(4) क्या होगा, अगेन इसमें भी लगाओ EA cos थीटा, तो इसके लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बनेगी, देखो ये 5(4) मतलब चौथा फेस, और ये जो चौथा फेस है, चौथा सरफेस है, ये ओरिजिन से कितना दूर है, ये x इक्वल्स टू a पे है, ये देखो x इक्वल्स टू a पे है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे x की वैल्यू a रखनी पड़ेगी, ताकि आपको पता चल जाए इस जगह फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है ना। तो इस जगह E की वैल्यू रख रहा हूँ मैं E0 टाइम्स a। ओके बेटा, E0 टाइम्स a, ये तो केवल E की वैल्यू हो गई। अब एरिया क्या हो गया, साइड का स्क्वायर इंटू a², है ना, इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा, आप समझदार हो, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, अगेन 180 डिग्री का एंगल है ना, तो 180 डिग्री का होगा, तो कॉस 180 डिग्री हो गया, और ये आपको पता है -1 होता है, तो ऐसे केस में ये माइनस का E0 a³ बन गया, ये आ गई आपकी 5(4) की वैल्यू। ठीक है बेटा। अच्छा, अब नाउ टोटल फ्लक्स भी तो पूछा उसने, तो 5 टोटल आपका कितना होगा। अब मैं बच्चों की तरह सारा लिख के नहीं बता रहा हूँ, आपको पता है ये इन सब का तो 0 हो जाएगा, एक ही बार 0 लिख देता हूँ, 0 प्लस एक बार देखो इसका 2E0 a³ हो रहा है, और इसका देखो माइनस में E0 a³ हो रहा है, तो दो, मैं ऐसे बोलता हूँ 2 केले में से 1 केला गया, कितना बचा है 1 केला, तो लो 1 टाइम्स E0 a³, दैट्स इट। 2 पेन में से 1 पेन गया, कितना बचा है 1 पेन, तो 5 टोटल आ गया आपका इतना। इस केस में आपने देखा होगा यहाँ पे 5 टोटल 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन आएगा इवन इफ इट इज़ अ क्लोज सरफेस, मतलब 3D सरफेस हो तब भी आएगा फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन, लेकिन अगर फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो कभी भी फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा।
ठीक है। हाँ, प्रोवाइडेड इसके अंदर कोई चार्ज ना हो पहले से, चार्ज होगा तो फ्लक्स का सोर्स मिल जाएगा हमें, है ना। अभी हम फिलहाल मान के चल रहे इसके अंदर चार्ज नहीं है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो नो कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल फ्लक्स। हाँ, और अगर वेरिएबल फील्ड के अंदर रखोगे तो देयर विल बी कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल फ्लक्स। ये बात क्लियर है। तो इसको आप अपना नोट बना के एक पॉइंट लिख लेना अपने शब्दों में कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 3D सरफेस में से टोटल फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0 आता है, बट फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द टोटल कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज अदर देन 0, मतलब नॉन जीरो वैल्यू आएगी। क्या ये बात क्लियर है? चलो स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लो। तो बेटा इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं फिलहाल। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा गॉस लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे गॉस लॉ के बारे में, ठीक है।